नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 19 सितंबर 2025 को भारत ने यूएन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव का समर्थन किया जिससे फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास आगामी हाई लेवल सेशन में वीडियो के जरिए अपने संबोधन दे सकते हैं। अमेरिका ने फिलिस्तीनी अधिकारियों को वीजा नहीं दिया था जिससे वो व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल नहीं हो सके। 193 सदस्यीय जनरल असेंबली ने ये प्रस्ताव पार्टिसिपेशन बाय द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को अपनाया। 145 देशों ने समर्थन किया, 5 विरोध और 6 देशों ने मतदान से अलग रहे। अमेरिका और इजराइल ने इसका विरोध किया। इस प्रस्ताव के अनुसार अब्बास 25 सितंबर को 80वें यूएनजीए सत्र के जनरल डिबेट में एक प्री रिकॉर्डेड स्टेटमेंट के माध्यम से बोलेंगे जिसे वहां मौजूद उनके प्रतिनिधि के परिचय के बाद असेंबली हॉल में चलाया जाएगा। जनरल डिबेट 23 सितंबर से शुरू होगी और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति 25 सितंबर को विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप प्रशासन की आलोचना की है। उनका कहना है कि प्रशासन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उन मीडिया संस्थानों को दबाने के लिए कर रहा है जो उसकी आलोचना करते हैं। ये टिप्पणी तब आई है जब डिज्नी के एबीसी चैनल ने लेट नाइट शो होस्ट जिमी किमेल को अनिश्चितकाल के लिए ऑफ एयर कर दिया है। किमेल ने मांगा और ट्रंप की आलोचना की थी और इसके बाद कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की हत्या हो गई थी। ट्रंप द्वारा नियुक्त एफसीसी के अध्यक्ष ब्रेंडन कार पर एबीसी को दबाव डालने का आरोप है। ओबामा ने कहा कि जो रिपब्लिकन पहले कैंसिल कल्चर पर शिकायत करते थे वही अब इसे और भी खतरनाक तरीके से कर रहे हैं। ओबामा ने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन की ये कार्रवाई फर्स्ट अमेंडमेंट यानी प्रेस की आजादी के अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मीडिया कंपनियों को अब खड़े होना चाहिए, न कि झुकना। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में एक टीम अगले हफ्ते वॉशिंगटन जाएगी। इससे पहले इसी हफ्ते अमेरिका की टीम, जिसका नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे थे, दिल्ली आई थी और भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की थी। ये बातचीत सिर्फ अफसरों तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में यूएन महासभा के दौरान मिलेंगे। जयशंकर की अमेरिका यात्रा की आधिकारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। अमेरिका में इमिग्रेशन और वीजा से जुड़ी परेशानियों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए नई भारी फीस का ऐलान किया है। अब H-1B वीजा स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों को $1 लाख लगभग 90 लाख रुपए चुकाने होंगे। व्हाइट हाउस की ओर से शुक्रवार को ये घोषणा की गई। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि इस फैसले से कंपनियां केवल उन्हीं लोगों को लाएंगी जो बेहद कुशल होंगे और जिन्हें अमेरिकी कर्मचारियों से रिप्लेस न किया जा सके। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में हस्ताक्षर करते हुए कहा कि कंपनियों को अच्छे वर्कर्स चाहिए और अमेरिका को बेहतरीन वर्कर्स मिलेंगे। बता दें, भारत H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी है। 2024 में 71% मंजूरियां भारत को मिली जबकि चीन को 11.7% के साथ बहुत पीछे रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस सप्ताह यूपी सरकार को सख्त आदेश दिया है कि एफआईआर, सार्वजनिक रिकॉर्ड, साइन बोर्ड और शहर व गांव में जाति का खुलासा न किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जाति आधारित शोभा और सोशल मीडिया पर जाति गौरव फैलाने वाले कंटेंट को कंट्रोल किया जाए। कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने वालों को जाति आधारित संस्थाओं के बजाय अंतर जातीय संस्थानों और कम्युनिटी सेंटरों को बढ़ावा देना चाहिए। स्कूलों में बच्चों को समानता, सम्मान और जातिगत भेदभाव के खतरों की शिक्षा दी जानी चाहिए। सार्वजनिक अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए जाति संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण भी जरूरी है। कोर्ट ने डॉक्टर BR अम्बेडकर का उदाहरण देते हुए कहा, भारत में जातियां हैं, ये जातियां राष्ट्र विरोधी हैं, ये समाज में अलगाव पैदा करती हैं और जातियों के बीच ईर्ष्या और विरोध पैदा करती हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जाति प्रणाली को समाज से समाप्त करना जरूरी है। कोर्ट ने पुलिस पर भी कड़ी टिप्पणी की और कहा कि एफआईआर में आरोपी की जाति लिखना पहचान प्रोफाइलिंग है और जो न्याय और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी डूसू चुनाव में रॉयल्स रॉयस जैसी लग्जरी कारों और जेसीबीज के इस्तेमाल पर कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि पिछले साल के आदेश से कोई सबक नहीं लिया गया। कोर्ट ने इसे बहुत ही निंदनीय और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति पर दुखद टिप्पणी बताया। कोर्ट ने पूछा कि इतने बड़े और महंगे वाहन छात्रों के पास कैसे हैं? इस तरह के चुनावी प्रचार पहले कभी नहीं देखे गए।
सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट ने नवनिर्वाचित डूसू अध्यक्ष एबीवीपी के आर्यन मान और उपाध्यक्ष राहुल झंसा को नोटिस जारी किया है। इस साल अप्रैल से अगस्त के बीच भारत का कच्चे तेल का आयात बिल 60.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 5.32 लाख करोड़ रुपए से घटकर 50.4 बिलियन डॉलर यानी 4.18 लाख करोड़ हो गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान भारत ने 101.1 मिलियन टन तेल आयात किया, जो पिछले साल के 101.9 मिलियन टन से थोड़ा कम है। अगस्त में आयात 19.6 मिलियन टन रहा और इसका बिल 82,170 करोड़ रुपए था। एक्सपर्ट्स के अनुसार तेल की कम वैश्विक कीमत और सस्ता रूसी तेल भारत के लिए बिल कम करने में मदद कर रहा है। रूसी तेल का आयात बाकी स्रोतों से 3 से 5 डॉलर प्रति बैरल सस्ता है। इससे भारत के रिफाइनिंग उद्योग और ईंधन सब्सिडी को फायदा हो रहा है। हालांकि सवाल यही है कि जब तेल सस्ता उठाया गया तो भारतीय लोगों को पेट्रोल पंप के दाम में 1 पैसा भी कम क्यों नहीं मिला? ये सारा पैसा कहां जा रहा है? भारत सरकार ने ईरान में नौकरी की तलाश करने वाले भारतीय नागरिकों को सख्त सतर्कता बरतने की सलाह दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में कई मामले सामने आए जहां भारतीयों को फर्जी नौकरी के झांसे में ईरान बुलाया गया। मंत्रालय के मुताबिक कुछ लोगों को ये कहकर ईरान ले जाया गया कि वहां नौकरी मिलेगी या फिर आगे किसी और देश भेजा जाएगा, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें अपराधी गिरोह ने अगवा कर लिया और परिवार से फिरौती मांगी गई। मंत्रालय ने साफ किया कि ईरान भारतीय नागरिकों को वीजा फ्री एंट्री सिर्फ टूरिज्म के लिए देता है, नौकरी के लिए नहीं। अगर कोई एजेंट नौकरी के नाम पर वीजा फ्री एंट्री का वादा करता है तो समझ लें वो अपराधी गिरोह से मिला हुआ हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट प्रतिबंधित संगठन के मुखिया यासीन मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल किया। इसमें उसने दावा किया है कि पिछले 2 दशकों में उसकी मुलाकात कई बड़े राजनीतिक और धार्मिक नेताओं से हुई थी। एनडीटीवी के मुताबिक मलिक ने अपनी अर्जी में लिखा है कि 2 शंकराचार्य कई बार उसके घर श्रीनगर आए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ की। आरएसएस नेताओं से उसके गहरे संपर्क रहे। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अफसरों से भी उसकी मुलाकातें होती रहीं। यहाँ तक कि उसने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 2000 या 2001 की रमजान सीजफायर में सहयोग किया था। हालांकि मलिक के इन दावों पर अब तक जिन नेताओं और संगठनों का जिक्र हुआ है उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के 4 से ज्यादा विधायक और मंत्री जनता के गुस्से का शिकार हुए हैं। जनता ने कामकाज पर सवाल उठाए तो नेताओं को भागना पड़ा और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पहला मामला मुजफ्फरपुर जिले के कुरहनी से बीजेपी विधायक और पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का है। वो अपनी विधानसभा में 7 निश्चय योजना के तहत बनी नई सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि सड़क तो उद्घाटन से पहले ही टूटने लगी है। सुरक्षा कर्मियों ने मंत्रियों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। दूसरा मामला दरभंगा का है। शहरी विकास मंत्री और जाले के विधायक जीवेश कुमार मिश्रा एक यूट्यूबर के सवालों पर बुरी तरह फंस गए। स्थानीय यूट्यूबर दिवाकर साहनी ने गांव की टूटी सड़क पर सवाल पूछा तो मंत्री और उनके समर्थकों ने कथित तौर पर गाली गलौज, कपड़े फाड़ने और मारपीट तक कर दी। इसका वीडियो वायरल हो गया। मामला बढ़ा तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव खुद दरभंगा पहुंचे और पीड़ित यूट्यूबर को थाने ले जाकर शिकायत दर्ज करवाई। तेजस्वी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री का पुराना मामला भी उठाया, जिसमें राजस्थान की एक अदालत ने उन्हें नकली दवाइयां बनाने का दोषी ठहराया था। सेबी द्वारा अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग मामले में क्लीन चिट देने के एक दिन बाद कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि इस घोटाले की जांच सभी पहलुओं से जारी रहनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बयान में कहा कि मीडिया में जैसी हेडलाइंस बनाई जा रही हैं, असल में अडानी यानी मोडानी एंटरप्राइजेस को सेबी ने सिर्फ 20 में से 2 मामलों में क्लीन चिट दी है। यह जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। उन्होंने कहा कि मोडानी घोटाले की पूरी तरह जांच जरूरी है क्योंकि इसका दायरा सिर्फ सेबी की जांच से कहीं ज्यादा बड़ा है। कांग्रेस ने अपनी पुरानी 100 सवालों की सीरीज हम अडानी के हैं कौन का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी उन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। ईरान के चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने पाबंदियों में जो छूट दी थी उसे खत्म करने का फैसला किया। अब भारत ने कहा कि इस फैसले का उस पर क्या असर होगा, इसकी स्टडी की जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिकी सरकार की ओर से दी गई छूट वापस लेने पर जारी प्रेस बयान हमने देखा है। इस फैसले का भारत पर क्या असर होगा, हम इसकी जांच कर रहे हैं। बता दें 2018 में अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह परियोजनाओं को प्रतिबंधों से
छूट दी थी। इसकी मुख्य वजह अफगानिस्तान को ईरानी पेट्रोलियम उत्पादों का आयात जारी रखने की सुविधा देना था। उस समय अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना मौजूद थी। 2023 में भारत ने चाबहार बंदरगाह के जरिए अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं भेजा था। 2021 में इसी बंदरगाह से ईरान को इको फ्रेंडली कीटनाशक की सप्लाई की गई थी, लेकिन नई नीति के तहत अब ये छूट खत्म कर दी जाएगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब को उपलब्ध कराया जाएगा। ये बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए नए रक्षा समझौते के बाद आया है। ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने साफ तौर पर स्वीकार किया है कि उसने सऊदी अरब को अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे लिया है। विशेषज्ञों का मानना है यह कदम दरअसल इजरायल को संदेश देने के लिए है। माना जाता है कि इजरायल ही मध्य पूर्व का इकलौता परमाणु हथियार संपन्न देश है। यह बयान उस समय आया है जब इजरायल ने हाल ही में कतर में हमास नेताओं को निशाना बनाकर हमला किया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। इसके बाद खाड़ी देशों में सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई। भारत ने शुक्रवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ हुए रणनीतिक रक्षा समझौते के बाद भारत के आपसी हितों और संवेदनशीलता का ध्यान रखेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी लगातार गहरी हुई है। हमें भरोसा है कि ये साझेदारी आपसी हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखेगी। ये बयान ऐसे समय आया है जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने नया रणनीतिक आपसी रक्षा समझौता साइन किया। इसके मुताबिक अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो इसे दोनों पर हमला माना जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.